तो बच्चों कल हम लोगों ने जो है बेटा एटॉमिसिटी की बात किया था, है ना। तो हम लोग जो है इंथैल्पी से रिलेटेड कुछ बातें और चेक करेंगे और स्पॉन्टेनिटी के भी विषय में समझेंगे। और हम लोगों ने जो है कल एटॉमिसिटी के विषय में बात किया था। तो एटॉमिसिटी जो है वो यू कैन से पाइसन कांस्टेंट Cp अपॉन Cv से उसको कैलकुलेट, वो एक प्रकार का इंडिकेशन है, तो उससे हम जो है वो कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं एटॉमिसिटी के कंसेप्ट को। उससे पहले थोड़ा सा हम हीट कैपेसिटी पर चर्चा कर लेते हैं, बहुत छोटा सा पॉइंट। जैसे कि हमें जो है ये बात पता होना चाहिए कि हीट कैपेसिटी ये एक छोटा सा यू कैन से हीट कैपेसिटी है ना। तो हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी है ना, हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी तो ये टू टाइप की है ना बेटा। तो एक को हम बोल देंगे, एक को हम बोल देंगे क्या, इसको बोल देंगे हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी, है ना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, और दूसरी क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। इसमें मोलर हीट कैपेसिटी, तो यहाँ ये मोलर हीट कैपेसिटी जो है वो टू टाइप की है बेटा। तो पहली क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी में, ये मोलर हीट कैपेसिटी में क्या क्या है, Cp और Cv, है ना। तो ये Cp और ये Cv, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना। मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। और क्या है, Cv को हम क्या बोलेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें आप जानते होंगे, और अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको जानना चाहिए। और हम इसका फार्मूलेशन कर लेते हैं यहाँ पर एक साथ। तो जैसे छोटी छोटी बात अगर हम सेपरेटली करके देख लें तो भी ठीक है, एक साथ भी लिख सकते हैं। चलिए सेपरेटली करके देख लेते हैं। पहले हम हीट कैपेसिटी समझ लेते हैं। तो पहले हम नंबर 1 पर क्या समझ लेते हैं, हीट कैपेसिटी, है ना। तो ये थोड़ा सा इंक में प्रॉब्लम, तो कोई नहीं। तो ये जो है हम लोग पहले हीट कैपेसिटी समझ लेते हैं कि हीट कैपेसिटी क्या है। तो हीट कैपेसिटी, तो हीट कैपेसिटी को हम C से रिप्रेजेंट कर दें, हीट कैपेसिटी को हम C से रिप्रेजेंट कर दें। अगर हमें डिफाइन करना है तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि मिनिमम रिक्वायर्ड हीट टू इंक्रीज 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, है ना। तो हीट कैपेसिटी क्या है, हीट कैपेसिटी है मिनिमम रिक्वायर्ड हीट फॉर एनी मटेरियल, मिनिमम मिनिमम रिक्वायर्ड हीट to increase
to increase, minimum required heat to increase 1 degree centigrade or 1 Kelvin temperature, to increase minimum required heat to increase of any material, of any material is known as, चलिए डिफिनीशन भी हो गई, वैसे बोल देने से भी आप लिख सकते थे, लिख भी दिया मैंने, इज नोन एज हीट कैपेसिटी, है ना, हीट कैपेसिटी। तो किससे रिप्रेजेंट कर दिया हम लोगों ने इसको, सी से रिप्रेजेंट कर दिया। फॉर्मुलेशन अगर इसका आप करेंगे तो फिर C इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाई डेल्टा टी, जो टेम्परेचर चेंज हुआ। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देख लेते हैं हम लोग, दूसरा पॉइंट यहां चेक कर लेते हैं हम लोग, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये हमने जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देख लिया, ये हम लोगों ने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम CS से रिप्रेजेंट कर दें, और कभी कभी इसको जो है S से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो दोनों बातें सिमिलर हैं, है ना। तो रिप्रेजेंटेशन मैटर नहीं करता, मैटर करता है कंसेप्ट, है ना। तो कंसेप्ट अगर क्लियर है तो फिर इसका मतलब चीज़ें सही हैं। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब किसी भी मटेरियल के 1 ग्राम का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री, अब याद कर सकते हैं आप, जैसे ये हमने क्या लिखा, ये हमने लिखा कि दुनिया में कोई भी मटेरियल आप ले लें और फिर क्या करें आप, उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आप बढ़ाना चाहें, तो ऐसा करने के लिए जितनी हीट आपको देना पड़ेगा वही उस मटेरियल की हीट कैपेसिटी हो जाएगी। तो मान लीजिए कि कोई ऐसा मटेरियल है जिसको आपने Q हीट दिया तो उसका टेम्परेचर डेल्टा T चेंज हो गया, तो मीन्स Q बाई डेल्टा T इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी ऑफ दैट मटेरियल। तो ये लेकिन फिक्स है 1 ग्राम मटेरियल के लिए, है ना। तो टू इंक्रीज, है ना, टू इंक्रीज 1 सेल्सियस और 1 केल्विन टेम्परेचर ऑफ, इसकी डायरेक्ट डिफिनीशन, टू increase 1 Celsius or 1 Kelvin temperature, 1 Kelvin temperature, to increase 1 Celsius or 1 Kelvin temperature of 1 gram any material, है ना। To increase 1 Celsius or 1 Kelvin temperature of 1 gram, है ना, to increase 1 Celsius or 1 Kelvin temperature of 1 gram of any material, 1 gram of any material, है ना, यहाँ 1 ग्राम मिनिमम रिक्वायर्ड हीट, है ना। तो इसके लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड हीट है, ये मिनिमम रिक्वायर्ड हीट, इसी को हम यस बोलेंगे, या जो है आप CS से रिप्रेजेंट कर दो, है ना। मिनिमम रिक्वायर्ड हीट टू इंक्रीज, है ना, मिनिमम रिक्वायर्ड हीट टू इंक्रीज 1 Celsius or 1 Kelvin temperature of 1 gram of any material is known as specific heat capacity। तो फिर हम लोग इसको अगर फार्मुलेट करना चाहें तो CS या हम SORS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल, तो ये हो जाएगा आपका यू कैन से Q अपान W इंटू डेल्टा टी।
देखिए इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं ना, तो W की जगह पर अगर हम यम यूज कर दें मास, तो हम एक बड़ा फेमिलियर फार्मूला है, आप जानते होंगे, Q इज इक्वल टू, इसी से क्या है, यम यस डेल्टा टी। तो यहाँ पर ये यस जो है ये यही है। अगर हम रिलेशन भी बनाना चाहें तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये वाली जो क्वांटिटी है, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो ये वाली क्वांटिटी है, ये वाली क्वांटिटी, तो ये C के इक्वल है, तो C अपान W। इसका मतलब कि हमें जो अगला रिलेशन यहाँ मिल जाएगा वो मिल जाएगा C इज इक्वल टू वाट, CS इज इक्वल टू C अपान W। ठीक है, तो ये भी हमें मिल गया, या यही बराबर किसके है, यस के है, जिससे आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहें। क्योंकि ये वाला फार्मूला बहुत अधिक लिखा हुआ मिलता है, तो यम एस डेल्टा टी। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट जो है, जो अगली चीज हमारे पास बची वो मोलर हीट कैपेसिटी। और यहाँ से आप इन दोनों बातों को बहुत आराम से समझ सकते हैं। तो मोलर हीट कैपेसिटी, आइए हम लोग देख लेते हैं, इसको हम सीएम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये तीसरा वर्ड है मोलर हीट कैपेसिटी। इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर दें, सीएम से रिप्रेजेंट कर दें। चलिए, तो इसकी डिफिनीशन क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या है, मिनिमम रिक्वायर्ड हीट टू इंक्रीज 1 सेल्सियस और 1 केल्विन टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ एनी मटेरियल। मुझे उम्मीद है कि आप जो है मिनिमम रिक्वायर्ड हीट टू इंक्रीज 1 सेल्सियस और 1 केल्विन टेम्परेचर ऑफ 1 मोल मटेरियल, है ना। तो ये इसकी छोटी सी डिफिनीशन हो गई। तो चलिए मान लीजिए लिख देते हैं हम। तो मिनिमम रिक्वायर्ड हीट, मिनिमम रिक्वायर्ड हीट टू इंक्रीज 1 सेल्सियस और 1 केल्विन टेम्परेचर, minimum required heat to increase 1 Celsius or 1 Kelvin temperature, 1 Kelvin temperature of 1 mole material is known as molar heat capacity, is known as molar heat capacity, molar heat capacity। तो सिंपल, चलिए हमने लिख दिया सीएम। देखिए एक बात बेटा बिल्कुल फिक्स है, उसको चाहे आप आज मान लें या कल मान लें, मानना तो पड़ता ही है। चाहे वो कोई टीचर हो या बच्चा हो, उसे बहुत शॉर्टकट मेहनत करके तो वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, उसमें उतना समय कुछ देना ही पड़ता है। हाँ, अगर हम किसी प्रकार से समय बचा सके तो आप 2x पर करके देखें, और अगर आप उसे ऑब्जर्व कर लेते हैं तो बेटर है। तो फिर जो है इसको अगर हम फार्मूलेट कर दें, चलिए फार्मूलेट कर देते हैं। तो फिर सीएम, ये सीएम इज इक्वल टू सीएम, अब यही सीएम 2 टाइप का है, ये जो मोलर हीट कैपेसिटी है ना, ये क्या है, ये है आपका क्या, सी हीट कैपेसिटी। अब हीट कैपेसिटी भी 2 टाइप की हो गई, ये हो गया आपका सी एस या एस, सिंपली जिससे भी आप रिप्रेजेंट करें, ये हो गया आपका सीएम, और ये सीएम जो है वो सीपी और सीबी हो गया, है ना।
CmP CmCb या ऐसा ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका Q अपान नंबर ऑफ मोल, है ना, मल्टीप्लाई डेल्टा टी। और नंबर ऑफ मोल की वैल्यू है गिवन वेट अपान मोलर मास। तो यहाँ से ये Cm हो जाएगा आपका। अभी यहाँ से तो आप एक चीज़ ये भी लिखा ही जा सकता है, जैसे अगर आप इस क्वांटिटी को देखें तो ये क्वांटिटी इक्वल टू है किसके बराबर, C के बराबर। तो C अपान एन लिख दें यहाँ से। जैसे हम अगर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा Cm इज इक्वल टू C अपान एन को क्या लिख सकते हैं, W अपान व्हाट, मोलर मास। मोलर मास, तो ये मोलर मास ऊपर चला जाएगा, लेकिन यहां भी आप देख रहे हैं कि एक और भी क्वांटिटी चेंज की जा सकती है। C अपान डब्ल्यू को ही हम क्या लिखे हुए हैं, यस। ये जो क्वांटिटी है C अपान डब्ल्यू को ही हमने यस लिखा है। तो इसका मतलब कि ये जो Cm हो गया, दिस Cm इज इक्वल टू CS मल्टीप्लाइड व्हाट, मोलर मास, है ना, मोलर मास। तो ये सब छोटे मोटे फार्मूले यूज में आते हैं। तो फिर ये छोटी सी इंफॉर्मेशन हमने हीट कैपेसिटी की आपके साथ शेयर किया। और ये Cp और Cv का जो रिलेशन है उसको भी हमने पिछले क्लास में डिराइव किया। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, और Cp अपान Cv पाइसन कांस्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें यूज करके हम जो है क्या कर सकते हैं, किसी गैस की एटॉमिसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक छोटा सा चार्ट हम जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है बेटा। तो इसको मिटा दिया जाए। तो चलिए हम लोग जो है एटॉमिसिटी देख लेते हैं जल्दी से। और तो यहाँ पर जो है किसी अगर कोई गैसियस मिक्सचर है, एक सिंगल इंफॉर्मेशन, अगर कोई गैसियस मिक्सचर है, सपोज करिए कोई यहाँ पर एक छोटा सा इंफॉर्मेशन और आपके लिए, मान लीजिए ये कोई एक गैसियस मिक्सचर है, इसमें दो डिफरेंट गैसेस हैं। हम उसको मान लेते हैं कि पहली गैस G1, दूसरी गैस G2, है ना, गैस 1 गैस 2। और इसकी जो हीट कैपेसिटी है उसको हम C1 बोल दें, इसकी हीट कैपेसिटी को हम C2 बोल दें। और इसका नंबर ऑफ मोल अगर N1 है और इसका नंबर ऑफ मोल अगर N2 है ना। तो हीट कैपेसिटी ऑफ मिक्सचर जो है, अब इसमें गैस भरी हुई है तो ये क्या है, गैसियस मिक्सचर है। ये क्या है, गैसियस मिक्सचर है। तो यू कैन से इट इज व्हाट, गैसियस मिक्सचर, गैसियस मिक्सचर, ठीक है बेटा। तो इस गैसियस मिक्सचर की हीट कैपेसिटी को हम लोग सी मिक्सचर, है ना, अब ये गैसियस मिक्सचर है, सी मिक्सचर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, N1 C1 प्लस N2 C2 अपान N1 प्लस N2, राइट, N1 प्लस N2। ये जो है ये चीज़ हम लोग ये एक इंफॉर्मेशन के रूप में आप ले सकते हैं, है ना। तो ये गैसियस मिक्सचर के लिए हीट कैपेसिटी आप इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग जल्दी से एटॉमिसिटी देखते हैं, फिर स्पॉन्टेनिटी की बात करेंगे। मान लीजिए गैसियस मिक्सचर है, उसके लिए आप ये फार्मूला कभी रिक्वायर्ड हो जाए तो आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से एटॉमिसिटी जो अगली चीज़ हमें देखना है, छोटा सा एक चार्ट जल्दी से, एटॉमिसिटी, है ना, एटॉमिसिटी।
तो हमने क्या कहा था कि इसके लिए जो है हम लोग क्या यूज करते हैं, सी पी माइनस सी वी, दो फार्मूले हम यहाँ यूज करेंगे। एक फार्मूला तो हम यूज करेंगे सी पी माइनस सी बी इज इक्वल टू आर, यहाँ से दो फार्मूले हम यूज करेंगे। एक फार्मूला हम यूज करेंगे सी पी अपान सी बी इक्वल टू गामा। दूसरा फार्मूला हम यहाँ यूज करेंगे सी बी इज इक्वल टू, है ना, सी बी इज इक्वल टू सी पी इज इक्वल टू 1 प्लस सी बी। इसको हम यूज करेंगे सी पी इज इक्वल टू 1 प्लस सी बी। इस दो को हम यूज करते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई गैस है जिसकी एटॉमिसिटी, एक चार्ट बना लेते हैं, जैसे सपोज करिए एटॉमिसिटी, और फिर यहाँ पर ये एटॉमिसिटी और यहाँ पर गैस, कौन सी गैस है, और ये छोटा सा चार्ट, और फिर सी बी की वैल्यू, सी बी में 1 ऐड कर देंगे तो सी पी मिल जाएगा, यहाँ पर सी बी, फिर जो है यहाँ पर व्हाट सी पी, और इसमें जो है आपका थोड़ा सा और ठीक, ये है आपका सी पी, और इसमें हम कैलकुलेट कर लेंगे, गामा इज इक्वल टू सी पी अपान सी बी, है ना। तो ये एक छोटा सा चार्ट हम लोगों ने बना लिया। इस प्रकार से जो है एटॉमिसिटी, जो भी गैसियस एक सिंगल एटम के फॉर्म में रहेगा तो उसकी एटॉमिसिटी 1 हो जाएगी, है ना। जो गैस एक सिंगल, ठीक है बेटा, जो गैस एक सिंगल एटम यानी वो एक ही एटम के जैसे प्रेजेंट है तो उसकी एटॉमिसिटी 1 हो जाएगी। जैसे यू कैन से इनर्ट गैसेस, तो इनर्ट गैसेस में जो है यू कैन से इनर्ट गैसेस है ना, तो इनर्ट गैसेस में जो है ये पूरा दिख रहा है, हाँ ठीक है, चार्ट पूरा दिख रहा है एटॉमिसिटी। तो जैसे इनर्ट गैसेस में हम ले सकते हैं एच ले सकते हैं, और नियान ले सकते हैं, है ना, आर्गन ले सकते हैं, इसकी एटॉमिसिटी 1 है। और इसके लिए जो Cb की वैल्यू आती है बेटे, Cb की वैल्यू आती है वो है यू कैन से 3/2R, 3/2R। तो इसमें हम अगर एक ऐड कर देंगे, है ना, क्योंकि यहाँ ऐड ही करना है हमको, तो अगर हम इसमें एक ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5/2R, है ना, 5/2R, 5/2R, क्योंकि एक ऐड ही करना है तो ये हो जाएगा हमारा 5/2R। और Cp अपान Cv अगर हम निकालेंगे तो 5/2 अपान 3/2, तो मीन्स 5/3। यहाँ से Cp अपान Cv हो जाएगा यू कैन से 5/2 अपान 3/2, तो मीन्स 5/3, तो ये आ जाएगा 1.66। इसका मतलब अगर किसी भी गैस के लिए अगर ये Cp अपान Cv की वैल्यू 1.66 आ रही है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये है कि वो उसकी एटॉमिसिटी 1 होगी, और मीन्स वो गैस जो है वो 1 एटम के फॉर्म में प्रेजेंट होगी कहीं पर। अगर उसकी एटॉमिसिटी 2 होगी, जैसे मीन्स 2 एटॉमिसिटी वाली गैसें जो हैं वो En2, है ना, H2O2, और जो भी बहुत सारी गैसें हैं, तो फिर यू कैन से जैसे HCl अगर गैसियस फॉर्म में है तो फिर उसके लिए जो है आप कह सकते हैं कि N2H2 और O2, है ना, ये गैसेस हमने लिखा है, कामा लगा देते हैं छोटा छोटा, ये कामा दिख रहा है मुझे लग रहा है। और तो
तो इसके लिए होता है 5/2 और 5/2 में अगर हम एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7/2 और मीन्स 7/2 तो ये हो जाएगा आपका 7/2 तो ये कितना पहुंच जाएगा, ये मीन्स हो जाएगा 7/5। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 5 1.4 है ना, 1.4। तो अगर ऐसी कोई वैल्यू आ रही है किसी गैस के लिए जिसमें Cp और Cv का रेशियो 1.4 हो तो इसका मतलब उसकी एटॉमिसिटी 2 हो सकती है, और 2 से अधिक मोर देन 2 है ना। तो यहाँ पर एटॉमिसिटी क्या है, 2 से अधिक मोर देन 2 के लिए है ना, मोर देन 2 तो वो 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। जैसे हमने इसमें गैस लिया CH4 लिया है ना, SO2 लिया, जैसे SO3 लिया है ना। तो हमने जो भी, जैसे मान लीजिए हमने लिया NH3 लिया, तो इसमें एटॉमिसिटी कितनी है, 2 से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा एटम है। यहाँ पर 1 एटम है, यहाँ पर 2 एटम है, यहाँ पर 2 से ज़्यादा एटम है। तो इसके लिए जो Cv की वैल्यू आती है वो आती है 3R, और ये हो जाएगी आपकी 4R, एक ऐड कर देने पर ये आ जाता है, और ये हो जाएगा आपका, बाकी R से इसमें कैंसिल हो ही जा रहा है, तो ये हो जाएगा 4/3 और 4/3 की वैल्यू 1.33। तो मीन्स अगर ऐसी कोई गैस आ गई जिसके लिए Cp/Cv का जो रेशियो आ रहा है 1.33 अगर आ रहा है, तो हम ये बात बोल सकते हैं कि फिर वो गैस, उस गैस की एटॉमिसिटी मोर देन 2 है। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे थे क्या, इंथैल्पी के रिस्पेक्ट में, और उसी इंथैल्पी से हमने Cp और Cv को भी कनेक्ट किया था, है ना। अगर पिछले वीडियो में अगर आपको याद हो तो उसी इंथैल्पी से ही हमने Cp और Cv को भी कनेक्ट किया था, वो जो फार्मूला था, उसी लिए ये चीज़ें उसी से कनेक्टेड हैं, तो उसी साथ में यहाँ पर आपको देख लेना चाहिए। तो अब हम सेकंड लॉ की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले कुछ छोटी मोटी बातें स्पॉन्टेनिटी एंड इंथैल्पी को लेकर के, है ना। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा बेटा स्पॉन्टेनिटी एंड डेल्टा एच, स्पॉन्टेनिटी एंड डेल्टा एच। तो हम जो है मीन्स थर्मोडायनेमिक्स का जो कोर ऑब्जेक्टिव है वो प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी को ही एक्सप्लेन करना है ना। तो फर्स्ट लॉ जो है ये काम नहीं किया, तो फर्स्ट लॉ पर ही बेस्ड ये जो है यू कैन से इंथैल्पी, जो फर्स्ट लॉ पर बेस्ड ही क्या है, एक स्टेट फंक्शन है जो स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन करेगा, है ना। डेल्टा एच से स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है कुछ प्रोसेस को डेल्टा एच के द्वारा एक्सप्लेन किया जा सकेगा, लेकिन फिर इसमें एक्सेप्शन आने लगेगा। तो उसी एक्सेप्शन और प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपके सामने आएगा। तो आइए उस चीज़ को हम पॉइंट बाय पॉइंट देख लेते हैं, है ना। तो ये जो है इसमें क्या क्या आपको समझ लेना है। तो जैसे सपोज करिए, हम एक एग्जांपल से शुरू करें। जैसे सपोज करिए कि कोई कंबस्शन रिएक्शन है, एनी कंबस्शन रिएक्शन, जैसे हम लेते हैं एनी कंबस्शन रिएक्शन या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, या क्लास 10th में बच्चों को जो है क्या लर्न होगा, सिंपली क्लास 10th में बच्चों को क्या लर्न होगा, बच्चों को ये लर्न होगा कि जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें ऊपर जो मोर रिएक्टिव मेटल है नीचे वाले को अपने आप डिस्प्लेस कर देता है। तो थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार क्या है सच्चाई, थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार सच्चाई ये है बेटा
कि जब कोई प्रोसेस होगी तो वहाँ पर क्या होगी, एनर्जी चेंज होगी, और वही जो एनर्जी चेंज होगी उसी को हम ट्रैक करके यूज करेंगे। तो अगर कोई भी प्रोसेस स्वतः होगी तो देखिए उसके लिए एक कंडीशन बनती हुई दिखती है। तो एनी कंबस्शन रिएक्शन, जैसे हम मान लीजिए कंबस्शन रिएक्शन, कंबस्शन रिएक्शन में छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, C+O2, और सभी को पता है कि ये CO2 बनेगा और कुछ एनर्जी निकलेगी। अब इसके लिए साइन कन्वेंशन ये है कि डेल्टा H इज इक्वल टू -E। अब अगर एनर्जी निकल रही है तो ये यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये रिएक्शन जो है वो कैसा है, एक्सोथर्मिक है। तो हम सभी को क्या पता है ऑलरेडी कि जो चीज़ जलती है, अगर मान लीजिए कोयले को आप जला रहे हैं तो कोयला तो स्वयं जल जाएगा ना, हमें उसको जलाना थोड़ी पड़ेगा। तो मीन्स ऐसी सारी प्रोसेस, अब यहाँ इससे रूल क्या बनता हुआ नजर आ रहा है, अभी ठीक है सब। तो रूल क्या बनता हुआ नजर आ रहा है यहाँ से, कि रूल ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि अगर कोई प्रोसेस अगर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, रूल क्या बनता हुआ नजर आ रहा है कि अगर कोई जैसे केमिकल रिएक्शन भी क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। तो अगर कोई प्रोसेस, एनी प्रोसेस है ना, एनी प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस अगर है, चाहे वो कोई केमिकल रिएक्शन है या जो है कोई केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, तो अगर कोई केमिकल रिएक्शन है या जो है हमने क्या कहा कोई प्रोसेस है, तो फिर इसके लिए अगर डेल्टा H की वैल्यू, चाहे कोई केमिकल प्रोसेस हो या कोई केमिकल रिएक्शन हो, अगर इस दो के लिए डेल्टा H की वैल्यू निगेटिव आ जाए, जैसा यहाँ ऊपर आप देख रहे हैं, अगर ऐसा हो जाए तो इसका मतलब रूल, इसका मतलब कि वो प्रोसेस क्या होगी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी। अब इसके अपोजिट भी, यानी डेल्टा रूल ये बनता हुआ बन गया, ये आपका रूल बन गया। अब सेकंड इसका एग्जांपल, जैसे सपोज करिए अगर हमने जो है नाइट्रोजन को जलाया, N2+O2, ये स्वतः तो जलेगा नहीं, नाइट्रोजन स्वतः नहीं जलेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको जलाना पड़ेगा, तभी मीन्स हमें एनर्जी देना पड़ेगा +E, तो गिव्स क्या ही बनाएगा, ये एंडोथर्मिक बनेगा। तो यहाँ एक्सोथर्मिक मीन्स स्पॉन्टेनियस, कनेक्ट कर देंगे, तो ये ट्वाइस NO, यानी हमें देना पड़ रहा है। तो इस प्रोसेस के लिए है ना, इस प्रोसेस के लिए डेल्टा H की जो वैल्यू आएगी वो +E आएगी। तो यहाँ +E का सेंस क्या हुआ, एक्सोथर्मिक, +E का क्या, सॉरी, +E का क्या सेंस हुआ, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ये रिएक्शन बन रहा है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बन रहा है ये। अब ये प्रोसेस पर भी अप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ से रूल क्या बन रहा है, हम समझ सकते हैं यहाँ से आराम से, यहाँ से रूल क्या बन रहा है, यहाँ से रूल ये बन रहा है कि अगर वो एंडोथर्मिक है तो इसका मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। यहाँ जो रूल बन रहा है, रूल ये बन रहा है कि एनी प्रोसेस फॉर विच वैल्यू ऑफ डेल्टा H, तो रूल ये बन रहा है, रूल क्या बन रहा है, एनी प्रोसेस, कोई प्रोसेस है और जिस, या कोई केमिकल रिएक्शन है ना, चाहे कोई केमिकल रिएक्शन भी हो, और एनी केमिकल रिएक्शन, एनी केमिकल रिएक्शन, चाहे कोई केमिकल रिएक्शन, तो अगर इस दोनों के लिए जो डेल्टा H की वैल्यू आ रही है, अगर वो पॉजिटिव हो जाए, पॉजिटिव,
तो इसका सेंस क्या होगा कि वो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। अब चूंकि ये तो हमें करवाना पड़ रहा है ना, तो इसका मतलब कि ये क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस, देखिए बहुत सीधी सीधी बात है, इसे खूब आराम से आप समझ लें। जो अपने आप जो भी रिएक्शन हो जाए या जो भी प्रक्रिया स्वयं हो जाए उसे हम बोलेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जो अपने आप ना हो उसको हम बोलेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसमें ये इतना जोर दे करके थर्मोडायनेमिक्स स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि भाई हम अगर स्वतः होने वाली प्रक्रियाओं को डिस्टिंग्विश करेंगे तो फिर उसी के बेस, उसी प्रोसेस से हम एनर्जी को ट्रैक करेंगे। जैसे बैटरी में जो रिएक्शन होता है, जो हम सामान्य जिंक और कापर से जिंक और कापर इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करके जो हम बैटरी बनाते हैं, तो उसमें जिंक और कापर के बीच में जो रिएक्शन होता है वो अपने आप होता है, और अपने आप रिएक्शन होता है तो उसमें एनर्जी चेंज भी होता है। उसी एनर्जी को हम पकड़ लेते हैं और वही एनर्जी हम यूज करते हैं। तो कहने का सेंस ये हुआ कि जो चीज़ें स्पॉन्टेनियस होंगी वो हमारे लिए बेनिफिशियल होंगी, उसका हम बेनिफिट उठा सकते हैं, वहाँ से एनर्जी को ट्रैक कर सकते हैं, एनर्जी को वहाँ से पकड़ सकते हैं, है ना। तो फिर ये रूल बन गया। जैसे मैं इसको लिख ही दे रहा हूँ, तो एक दूसरा एक ये एग्जाम्पल, जैसे आप समझते हैं कि यहाँ से ये Zn सॉलिड प्लस Cu 2 प्लस aqueous, तो ये क्या देगा, Zn 2 प्लस aqueous और प्लस Cu सॉलिड, है ना। तो ये रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है। मीन्स ये अपने आप होगा, और अपने आप होगा तो यहाँ से एनर्जी निकलेगी, कुछ ना कुछ एनर्जी निकलेगी। और इसके लिए अगर हम डेल्टा एच को चेक करेंगे तो डेल्टा एच माइनस ई के बराबर होगा, और फिर ये क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस हो गया, स्पॉन्टेनियस हो गया। मीन्स थर्मोडायनेमिक्स हाथ धो करके स्पॉन्टेनिटी के पीछे इसलिए पड़ी हुई है क्योंकि वहीं से हमें फायदा मिलेगा। उस फायदा को, उस बेनिफिट को लेने के लिए स्पॉन्टेनिटी को पर रूल बन रहा है। लेकिन अब जैसे अब यहाँ पर मीन्स आप कोई भी रिएक्शन लिख दो, जो बच्चों ने रिएक्टिविटी सीरीज याद किया है उसमें ऊपर की मेटल नीचे वाली मेटल को रिप्लेस ही कर देगी, और वो प्रोसेस स्वयं होगी अपने आप, हमें नहीं करवाना होगा। यानी वो डिस्प्लेसमेंट स्वयं होगा, और वो डिस्प्लेसमेंट जब स्वयं होगा तो वहाँ से एनर्जी चेंज होगा, और उस एनर्जी को अगर हम पकड़ सके, यूज कर सके, तो हमें भारी मात्रा में एनर्जी मिलेगी और हम उसको यूज करें। उसी बेस पर बैटरी बनी हुई है, सेल बना हुआ है। तो लेकिन यहाँ पर बहुत, यानी वो सारे रिएक्शन आप लिख सकते हैं और उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन अब बहुत सारे प्रोसेस ऐसे भी आएंगे जो इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे। तो इस रूल को चलिए हम लोग समराइज कर देते हैं। यहाँ से रूल क्या बनता हुआ नजर आ गया कि अगर कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक है, अगर कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो फिर वो एंडोथर्मिक रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी और एक्जोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। रूल को यहाँ अब समराइज कर दिया जाएगा। रूल ये है, रूल ये है कि अगर रिएक्शन, रूल ये है, रूल ये है कि अगर कोई रिएक्शन, इट इज रूल, अगर कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक है, रिएक्शन कैसा है, एंडोथर्मिक है, रिएक्शन कैसा, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक, इसका मतलब इसके लिए डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव,
इसका सेंस क्या हुआ, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, सॉरी इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और यहाँ पर कोई रिएक्शन या प्रोसेस, चाहे हम रिएक्शन बोले या कोई प्रोसेस बोले, तो ऐसा कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर रिएक्शन या प्रोसेस जिसके लिए क्या हो, वो अगर रिएक्शन है, अगर वो एक्जोथर्मिक है, जैसा अभी आपने देखा, और बच्चे बहुत सारा रिएक्शन स्वयं लिख सकते हैं, पूरा रिएक्टिविटी सीरीज ऊपर वाला मेटल नीचे वाले मेटल को डिस्प्लेस करेगा, और ऐसा करने में एनर्जी चेंज होगा और उस एनर्जी को हम चुरा लेंगे और यूज करेंगे। तो सिंपल सी बात है, ये एक्जोथर्मिक, और अगर ये एक्जोथर्मिक हुआ तो इसका मतलब एनर्जी बाहर निकलेगी, डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव में चली जाएगी, और डेल्टा एच अगर नेगेटिव चला जाएगा तो इसका मतलब कि वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो ये रूल जो है 100% करेक्ट नहीं है। अब ऐसी प्रोसेस आएगी हमारे सामने कि जो क्या होगी, जो एंडोथर्मिक भी होगी और क्या होगी, स्पॉन्टेनियस भी होगी, है ना। तो अब ये रूल जो है, ये रूल अब आप देख रहे हैं कि मीन्स ये रूल बहुत सारे प्रोसेस को एक्सप्लेन कर दे रहा है। अब ये रूल ऐसा नहीं कि अब उसका कोई एक दो मतलब कुछ एक्सेप्शन निकल आए, मान लीजिए इसके बहुत से एक्सेप्शन निकल आए, सही बात है, लेकिन फिर बहुत से प्रोसेस को इसने एक्सप्लेन भी तो किया, तो इसलिए ये रूल 100% ट्रू नहीं है। अब इसमें एक छोटा सा एक्सेप्शन हम लोग इसकी चर्चा कर लेते हैं कि इसी को लेकर के अब ये रूल तो यहाँ पर समराइज हो गया, लेकिन जैसे हम आइस है ना, तो आइस जो है, आइस है, अब आइस ये एनर्जी इन्वायरमेंट से लेगी, है ना, बाहर से इन्वायरमेंट से एनर्जी ले करके किस में बदल जाएगी, वाटर में, H2O लिक्विड में। देखिए लेकिन ये प्रोसेस कैसी है, ये प्रोसेस है आपकी स्पॉन्टेनियस। ये प्रोसेस कैसी है, स्पॉन्टेनियस है। और क्या है इस प्रोसेस के साथ, ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, लेकिन इस प्रोसेस के लिए जो डेल्टा एच है, ये इस प्रोसेस के लिए जो डेल्टा एच है वो पॉजिटिव भी है ना, प्रोसेस के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव भी है और स्पॉन्टेनियस है। तो ऐसी प्रोसेस हमें मिल गई जो सिर्फ एंथैल्पी के पॉजिटिव या निगेटिव होने से क्लियर नहीं हो पा रही है ना। जैसे अब ये रूल फेल हो गया, यहाँ से यहाँ वाला था कि पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, लेकिन यहाँ पॉजिटिव भी है फिर भी स्पॉन्टेनियस है, तो मीन्स रूल फेल हो गया। तो ऐसी बहुत सारी प्रोसेस आ जाएंगी जो स्पॉन्टेनियस भी होंगी और एंडोथर्मिक, है ना, एंडोथर्मिक में भी नजर आएगी। तो इसलिए अब ये इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आएगा और उससे जुड़ा हुआ स्टेट फंक्शन एंट्रोपी। तो एंट्रोपी के द्वारा ये एक्सप्लेन किया जाएगा कि एंट्रोपी और एंथैल्पी दोनों को मिला करके जो रूल बनेगा, एंट्रोपी और एंथैल्पी को मिला करके रूल बनेगा, तो उस रूल से एक्सप्लेन किया जाएगा कि कौन सी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है और कौन सी प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो इसका मतलब कि वो समय आप बिल्कुल एकदम सटीक है आपके सामने कि आप सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ सकते हैं, एंट्रोपी। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट वीडियो में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और कंप्लीट एंट्रोपी, और फिर उसके आगे जो नेक्स्ट स्टेट फंक्शन है गिब्स फ्री एनर्जी यानी कंप्लीट एंट्रोपी तक अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएं। आप जो है एक बार पूरे बोर्ड के नोट्स को आप देख सकते हैं, राइट।